इस वक्त जांच एजेंसियों के निशाने पर उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए 18 संदिग्ध आतंकी भी हैं, जिनकी 24 घंटे मॉनिटरिंग की जा रही है। उनके फोन डिटेल्स, उनके अकाउंट डिटेल्स खंगाली जा रही है। इससे जुड़ी हुई बड़ी जानकारी और अपडेट हम ले लेते हैं। हमारे सहयोगी विशाल प्रताप सिंह जुड़े हुए हैं। विशाल, 18 ऐसे हैं जिनके ऊपर इस वक्त जांच एजेंसियों की पूरी निगरानी है। क्या डिटेल्स इस पर? और मीनाक्षी, लखनऊ की जो जेल है उस जेल की जो सतर्कता है उसको काफ़ी ज़्यादा बढ़ाया गया है। लोकल एलआईयू को, एसटीएफ को, एटीएस को काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे सेंसिटाइज किया गया है कि जो आतंकी हाल के दिनों में या तो जेल पहुँचे हैं या तो जेल से निकल करके बाहर आए हैं किसी भी वजह से, उन सारे लोगों पर, उनके मददगारों पर, उनके एसोसिएट्स पर पूरी तरीके से नज़र रखनी है। इसी वजह से जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उन्होंने उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ मिलकर के 18 ऐसे संदिग्धों की लिस्ट बनाई है जिनके ऊपर पूरी तरीके से नज़र रखनी है, उनके बैंक अकाउंट्स पर नजर रखनी है, उनके मूवमेंट पर नजर रखनी है, वो बाहर निकल गए हैं तो किससे बातचीत कर रहे हैं, किसके संपर्क में है, ये सारी नजरों को रखने के लिए लखनऊ पुलिस ने एलआईयू के साथ मिलकर के, इंटेलिजेंस के साथ मिलकर के अपनी जो सतर्कता है उसको काफी ज्यादा बढ़ा दी गई है और उसमें नंबर 1 पे सतर्कता बढ़ाई गई है लखनऊ जेल में, जहां अभी भी कई सारे संदिग्ध आतंकवादी बंद हैं। मीनाक्षी, बिल्कुल विशाल, आप बने रहे हमारे साथ। इस बीच एक और बड़ी खबर डॉक्टर शाहीन शाहिद से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। शाहीन शाहिद और उनका भाई डॉक्टर परवेज लगातार जिहादी किस्म के वीडियो देख रहे थे। दोनों पर वीडियो का इतना असर हुआ कि दोनों कट्टर हो गए। इसी बीच उनकी मुलाकात मुजम्मिल से हुई। मुजम्मिल से मिलने के बाद दोनों आतंकी मॉड्यूल का हिस्सा बने। ये बड़ी खबर आपको बता दें, जांच एजेंसी को परवेज के घर से 10 मोबाइल, लैपटॉप और हार्ड डिस्क भी बरामद हुई है। जांच में ये पता चला है कि परवेज मैसेज और कॉल करने के बाद उसे फौरन डिलीट कर दिया करते थे। हमारी सहयोगी रुचि कुमार इस खबर पर जुड़ी हुई हैं। रुचि, पहले परवेज मुजम्मिल के संपर्क में आया या पहले शाहीन शाहिद मुजम्मिल के संपर्क में आई, क्या क्या जानकारी और किस तरीके के वीडियो से देखा करते थे? रुचि, जो जांच एजेंसीज हैं, जो सोर्सेज हमें बता रहे हैं कि डॉक्टर मुजम्मिल के संपर्क में आने के पहले ही डॉक्टर शाहीन और डॉक्टर परवेज रेडिकलाइज्ड हो चुके थे। जो लोन वुल्फ टेररिज्म जिसको कहते हैं, कि ये लोग सोशल मीडिया में, इंटरनेट से कुछ ऐसे वीडियोस देखते थे, जिहादी वीडियोस देखते थे और उसको देखते देखते ये रेडिकलाइज्ड हो गए और उसके बाद मुजम्मिल के संपर्क में आए। और सोर्सेज ये भी बता रहे हैं कि परवेज़ काफ़ी टेक्नो सेवी, आप जिसको कह सकते हैं, वो टेक्नो सेवी था। जो घर से बरामदगी हुई है, जो फ़ोन है वो कीपैड वाले भी फ़ोन है। और मीनाक्षी, हमें मालूम है कि आज के ज़माने में कीपैड वाले फ़ोन बहुत ही कम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो मकसद सिर्फ यही था कि जो भी कुछ कम्युनिकेशन हो, जो भी कुछ चैट हो, वो उसका पता ना चल पाए। और अभी तक जो गैजेट्स मिले हैं उसकी जो जांच हुई है उसमें ये भी पता चल रहा है कि जैसे कॉल किया तो फ़ौरन कॉल लॉग डिलीट कर दिया, जिससे कोई हिस्ट्री ना पता चल सके। कुछ चैट की तो उसको फ़ौरन डिलीट कर दिया। तो अब जो लैपटॉप, हार्ड डिस्क मिली है वो फॉरेंसिक जांच के लिए गई है, जिससे पता चलेगा कि क्या क्या उससे डिलीट किया गया है, किससे किससे संपर्क किया गया। बिल्कुल रुचि, आप बनी रहे हमारे साथ। इस बीच दिल्ली धमाके से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। आतंकी शाहीन शाहिद फरीदाबाद में डॉक्टर मुजम्मिल से मिलने के लिए भी जाती थी। बड़ी खबर आपको बता दें, डॉक्टर शाहीन फरीदाबाद से मिलने के लिए डॉक्टर मुजम्मिल के उस घर भी जाती थी जहां से जांच एजेंसी ने विस्फोटक सामग्री बरामद की है। आपको ये भी जानकारी दे दें, मकान मालिक यानी कि जिस घर को डॉक्टर मुजम्मिल ने किराए पर लिया था, उसके मकान मालिक इश्तियाक की पत्नी से जब इंडिया टीवी ने बात की तो बहुत सारे हैरान करने और चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। मुजम्मिल ने अल फलाह यूनिवर्सिटी के पास ही आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए इश्तियाक का घर किराए पर लिया था। जानबूझ करके कमरा अंदर की तरफ मांगा गया था जिससे कि किसी को इसके मंसूबे पर शक ना हो। इश्तियाक की पत्नी ने ही ये खुलासा किया है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, शाहीन को लेकर ही ये खुलासा हुआ है। शाहीन लिट्टे की तर्ज पर जैश की महिला विंग खड़ा करने की तैयारी में थी। शाहीन ने LTTE से जुड़े हुए कई आर्टिकल्स को भी स्टडी किया था। गिरफ्तार आतंकी शाहीन शाहिद की एक बार की टर्की यात्रा की भी जानकारी अब तक सामने आई है और बहुत ही हार्डकोर रेडिकलाइज्ड माइंड की शाहीन शाहिद थी, ऐसी जांच एजेंसी का मानना है और इसी तर्ज पर वो अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है।
तो लिट्टे का स्टडी मटेरियल पढ़ना, उसकी तर्ज पर एक महिला विंग तैयार करने की कोशिश करना, ये उसकी गतिविधियों में शामिल था और इसलिए डॉक्टर मुजम्मिल से भी उसकी मुलाकात हुई थी। लिट्टे के जैसे स्टडी मटेरियल वो पढ़ रही थी। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी हुई एक और बड़ी जानकारी। फरीदाबाद के अल फलाह यूनिवर्सिटी में हमले की साजिश रची गई। यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग का कमरा नंबर 17 और कमरा नंबर 13 आतंकियों की मीटिंग के लिए तय था। जांच एजेंसियों को उमर और मुजम्मिल के कमरे से एक डायरी भी मिली है। डायरी में कई सारे कोड वर्ड्स भी मिले हैं। 18 से 12 नवंबर का जिक्र है। इसमें 25 लोगों के नाम भी दर्ज हैं। यूनिवर्सिटी के बिल्डिंग नंबर 17 का बिल्डिंग का कमरा नंबर 17 और कमरा नंबर 13, इसमें आतंकवादी मिला करते थे। किस तरीके की प्लानिंग होती थी, डायरी में किस तरीके के कोड वर्ड लिखे हुए हैं, इस पर और ज़्यादा जानकारी हमारे सहयोगी अभय पराशर देंगे। अभय, पहले तो कौन सी बिल्डिंग, कौन सा कमरा, कमरे में किस तरीके के सबूत और डायरी में किस तरीके की जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं? अभय, देखिए मीनाक्षी, 2 पॉइंट थे। सबसे पहला, ये जो यूनिवर्सिटी है, इस यूनिवर्सिटी की 17 नंबर बिल्डिंग का कमरा नंबर 13, ये जो डॉक्टर मुजम्मिल था, जो कि इस पूरे डॉक्टर मॉड्यूल का सबसे अहम संदिग्ध आतंकी, सबसे अहम किरदार था पूरे देश भर में जगह जगह ब्लास्ट करवाने में। इस 17 नंबर बिल्डिंग के कमरा नंबर 13 के अंदर मुजम्मिल, उमर, साथ ही शाहीन, ये सभी लोगों की एक मीटिंग यहाँ पर हुआ करती थी और इसी मीटिंग में ये तय हुआ था कि अलग अलग जगहों पर एक साथ ब्लास्ट करने हैं, अलग अलग गाड़ियों के अंदर अमोनियम नाइट्रेट और साथ ही व्हीकल फ्यूल का इस्तेमाल करके उनको विस्फोटक बनाना है और इसी यूनिवर्सिटी की लेबोरेटरी से छोटी छोटी मात्रा में अमोनियम नाइट्रेट जो है वो यूनिवर्सिटी से बाहर निकाला गया। निकालकर इस वक्त जहां पर मैं मौजूद हूं, यूनिवर्सिटी से मात्र 1 से 1.5 किलोमीटर दूर इस गांव के अंदर ये एक मौलवी का घर था, जिसके कमरे में खाद और भूसे की आड़ में यहाँ पर मुजम्मिल जो है वो अमोनियम नाइट्रेट को यहाँ पर स्टोर कर रहा था। इसके साथ ही नूह से भी बिल्कुल अभय, आप बने रहे हमारे साथ। इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। फरीदाबाद के अल फलाह यूनिवर्सिटी से डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर उमर का नाम तो सामने आया ही है। इनके अलावा एक और डॉक्टर है जिसका नाम इस पूरे मॉड्यूल में सामने आया है। आपको बता दें, दिल्ली ब्लास्ट के बाद से अल फलाह यूनिवर्सिटी से ही जुड़ा हुआ एक और डॉक्टर है जो गायब चल रहा है। इसका नाम डॉक्टर निसार उल हसन है, जो लापता है। इसकी तलाश चप्पे चप्पे पर की जा रही है। अल फलाह यूनिवर्सिटी में डॉक्टर निसार प्रोफेसर था, फिलहाल वो बर्खास्त है। इससे पहले निसार श्रीनगर के मेडिकल कॉलेज में भी प्रोफेसर रह चुका है। साल 2023 में उसे आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने के शक के चलते हटाया गया था। हमारे सहयोगी मंजूर मीर इस पर श्रीनगर से लाइव जुड़े हुए हैं। ये निसार उल हसन कौन है, इसे क्यों बर्खास्त किया गया था और ये कैसे इस टेरर मॉड्यूल के साथ जुड़ा, इस पर क्या डिटेल मंजूर आपके पास? देखिए मीनाक्षी, डॉक्टर निसार उल हक जो थे वो जम्मू कश्मीर डॉक्टर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट काफ़ी समय तक कश्मीर में रहे हैं। श्रीनगर के SMSH हॉस्पिटल में जो है काफ़ी देर तक वो एज ए प्रोफेसर के तौर पर काम कर रहे थे। लेकिन वर्ष 2023 में आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद जैसे ही पूरे इको सिस्टम जो मिलिटेंसी का था उस पर शिकंजा कसना शुरू किया गया, तो डॉक्टर निसार उल हक का नाम भी सामने आया और 2023 में उन्हें जो है टर्मिनेट किया गया। और उसके बाद ये खबर आई है कि वर्ष 2024 से वो फरीदाबाद में थे और वहीं पर तैनात थे और उनका नाम भी अब जो है वो सामने आ रहा है। और दिल्ली ब्लास्ट के बाद ये कहा जा रहा है कि वो मिसिंग है, लेकिन उनके परिवार वालों के मुताबिक उन्हें NIA ने जो है एक बड़ी जानकारी और है इसी से जुड़ी हुई, वो फिर हम दर्शकों तक पहुंचा दे मंजूर, कि निसार उल हक तो बहुत समय से लापता है ही, लेकिन साथ ही निसार उल हक की बेटी जो कि इसी अल फलाह यूनिवर्सिटी में कार्यरत है, उसे हिरासत में लेकर इस वक्त जांच एजेंसियां पूछताछ कर रही है। माफ कीजिए, अल फलाह यूनिवर्सिटी में निसार की बेटी MBBS की स्टूडेंट है। जी मंजूर, इस पर और क्या डिटेल है?
बिल्कुल मीनाक्षी, इस तरह की खबर जो है लगातार आ रही है और पुलिस सूत्रों के मुताबिक जो हमें जानकारी मिली है कि उनकी बेटी से भी जो है पूछताछ की गई है, लेकिन परिवार वालों का ये कहना है कि डॉक्टर निसारुल हक मिसिंग नहीं है बल्कि एनआई की कस्टडी में है, उनसे पूछताछ की जा रही है। जितने भी उस अल-फला यूनिवर्सिटी के जो फैकल्टी मेंबर्स हैं उनके दायरे में ही वो भी है और उनसे भी पूछताछ की जा रही है। ये परिवार का आरोप है, लेकिन जिस तरह से खबरें आ रही है कि दिल्ली ब्लास्ट के बाद जो ये पूरा एक नेटवर्क बना हुआ था जिसमें डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर अदील और डॉक्टर उमर का नाम सामने आया था, ये एक ग्रुप बना हुआ था जो अल-फला यूनिवर्सिटी से जो है सारे इस मॉड्यूल को चला रहे थे। हालांकि पुलिस ने जो है इस मामले में अब तक कहीं और डॉक्टरों की भी गिरफ्तारी जो है वो अमल में लाई है। 2 दिन पहले ही डॉक्टर सजाद की गिरफ्तारी हुई थी जो पुलवामा के ही रहने वाले हैं। इसमें ज़्यादातर जो डॉक्टरों का कनेक्शन है वो साउथ कश्मीर से ही देखा जा रहा है, क्योंकि डॉक्टर अदील जो सबसे पहले गिरफ्तार हुए थे वो साउथ कश्मीर के अनंतनाग से थे, डॉक्टर मुजम्मिल वो भी पुलवामा के ही है, डॉक्टर सज्जाद वो भी पुलवामा के ही रहने वाले हैं और डॉक्टर उमर वो भी पुलवामा डिस्ट्रिक्ट के ही है। तो ऐसे में ये जो जितने भी डॉक्टर चाहे वो साउथ कश्मीर के हैं, नॉर्थ कश्मीर या सेंट्रल कश्मीर के हैं, जो देश के दूसरे स्टेट्स में या कहीं और पढ़ाई कर रहे हैं या काम कर रहे हैं या स्टूडेंट्स जो इससे जुड़े हुए हैं, उनसे लगातार जो है पूछताछ की जा रही है, उनका बैकग्राउंड खंगाला जा रहा है और सभी लोगों को जो है पुलिस जो है एक नया रिकॉर्ड बना रही है। दायरा जो इन्वेस्टिगेशन का है वो और ज्यादा बढ़ा दिया गया है। जी मीनाक्षी। जी बिल्कुल मंसूर, आप बने रहे हमारे साथ। इसी बीच एक और बड़ी खबर, फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल में गिरफ्तार आतंकी से पूछताछ में कुछ और नए चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। इनका तुर्की कनेक्शन भी सामने आ रहा है। आतंकी डॉक्टर्स के जिस हैंडलर की हम बात कर रहे हैं उसका नाम उकासा बताया जा रहा है। हालांकि ये एक कोड नेम भी हो सकता है, इसे भी जांच एजेंसियां समझने की कोशिश कर रही हैं। गिरफ्तार आतंकी और डॉक्टर उमर मोहम्मद फैशन ऐप के जरिए अपने हैंडलर उकासा से बात करते थे और हैंडलर की लोकेशन तुर्की की राजधानी अंकारा बताई जा रही है। सूत्रों के मुताबिक मार्च 2022 में भारत से डॉक्टर उमर और मुजम्मिल तुर्की गए थे और हैंडलर ने इसकी पूरी व्यवस्था भी की थी। तो ये जो तुर्की कनेक्शन है वो भी सामने आ रहा है। उकासा नाम बताया जा रहा है इनके हैंडलर का। इस पर और ज्यादा डिटेल हम आप तक पहुंचाते हैं। जानकारी मिली आपको उमर के बारे में? नहीं, मुझे कोई जानकारी मिली नहीं। डीएनए मैच हो गए हैं। हमें कोई जानकारी अभी तक नहीं मिली। मतलब पुलिस वगैरह कोई आया आपसे? कोई भी नहीं आया। मतलब कोई जानकारी नहीं मिली? दिल्ली लाल किला में जिस कार में धमाका हुआ, i20 कार, जो आपको जानकारी देते 5 बार खरीदी गई है, बेची गई है। जी हाँ, धमाके से 10 दिन पहले कार को 5वीं बार खरीदा गया था। आखिरी बार कार को डॉक्टर उमर नबी के द्वारा पैसे देकर खरीदवाया गया था। आरसी ट्रांसफर होने से पहले ही कार में धमाका हो गया। 11 साल में कार कब और किसने खरीदी, ये सिलसिलेवार तरीके से आपको इस रिपोर्ट में बताते हैं। एक बार फिर से आपको बताते हैं, i20 कार जिससे दिल्ली में ये कार धमाका हुआ है, ये तकरीबन 5 बार खरीदी गई, बेची गई है। आखिरी मर्तबा उमर नबी ने ये कार खरीदी, लेकिन इससे पहले कि आरसी ट्रांसफ़र होता तभी इस कार में धमाका हो गया। बीते 11 साल में ये कार कब खरीदी गई, किसने खरीदी और कैसे ये आतंकी उमर मोहम्मद तक पहुंची, वो डिटेल हम आपके सामने रखते हैं। एक और बड़ी खबर पहले हम आपको बता दें, आतंकी आदिल की गिरफ्तारी के बाद उसके शादी का कार्ड भी जांच एजेंसियों के हाथ लगा है। 4 अक्टूबर को कश्मीर में आदिल की शादी हुई थी। शादी में अस्पताल के डॉक्टर और कई स्टाफ की भी मौजूदगी थी। जांच एजेंसी उन तमाम लोगों से भी अब पूछताछ करेगी जो इस शादी के अंदर शामिल थे, उनकी तलाश की जा रही है। आदिल की शादी में ये शामिल हुए थे। दिल्ली ब्लास्ट में मारा गया आतंकी डॉक्टर उमर पूरी तरह से टेरर स्क्रिप्ट का मेन किरदार
दिखाई दे रहा है। धमाके वाली कार में वो उस वक्त सवार था जब ये धमाका हुआ। फैमिली से उसके डीएनए सैंपल मैच कराए गए हैं। अब इसकी पूरी टेरर एक्टिविटी का कच्चा चिट्ठा खोला जा रहा है। उमर के 50 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज की मैपिंग कर ली गई है। आपको जानकारी दे दें, बदरपुर, आसिफ अली रोड, कनॉट प्लेस का सीसीटीवी फुटेज आपने इंडिया टीवी पर देखा। लाल किले के पास ऐसे कई सारे वीडियो एविडेंसेस भी कलेक्ट किए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अलग अलग 5 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। दिल्ली ब्लास्ट में मारा गया आतंकी डॉक्टर उमर मोहम्मद, उसके 50 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज सामने आ चुके हैं। हमारे सहयोगी मंजूर मीर जुड़े हुए हैं। मंजूर, आपके पास इन आतंकियों के मॉड्यूल से जुड़ी हुई और कौन सी ताज़ा जानकारी? देखिए मीनाक्षी, हर एंगल से जो है इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। न सिर्फ साउथ कश्मीर में बल्कि नॉर्थ कश्मीर और सेंट्रल कश्मीर में भी लगातार पुलिस की छापामारी कार्रवाई जो है बड़े पैमाने पर जारी है, क्योंकि 19 अक्टूबर को सबसे पहले ये लीड जो है कश्मीर के से मिली थी, जब श्रीनगर के नौगाम इलाके में जैश ए मोहम्मद के पोस्टर्स देखे गए थे और 3 स्टोन पेल्टर्स को सबसे पहले गिरफ्तार किया गया और उनसे जब पूछताछ की गई तो एक बहुत बड़ा नाम सामने आया, मौलवी इरफान का, जो शुपियन का रहने वाला है। और बताया जा रहा है कि उसी के संपर्क में ये सारे डॉक्टर्स थे और जब मौलवी इरफान को गिरफ्तार किया जाता है, उससे पूछताछ की जाती है तो वो सबसे पहले डॉक्टर अदील का नाम देता है। अदील को सहारनपुर से गिरफ्तार किया जाता है और जब उससे पूछताछ की जाती है तो जेएमसी मेडिकल कॉलेज अनंतनाग से AK-47 राइफल जो है उनसे बरामद हो जाती है। तो धीरे धीरे ये सारे कनेक्शंस जो है खुलने शुरू हो जाते हैं और अदील के कहने पर ही जो इस पूरे किंगपिन माने जाते हैं दिल्ली ब्लास्ट के मुजम्मिल, उसकी गिरफ्तारी हो जाती है। उनके पास में से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद जो है वो बरामद होता है। और अगर जम्मू कश्मीर पुलिस को ये सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन श्रीनगर से नहीं मिलती तो एक बहुत बड़ा हादसा जो है दिल्ली के किसी भी हिस्से में हो सकता था। इस तरह की योजना जो है इस पूरे टेरर मॉड्यूल ने बना के रखी थी, लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस को वक्त रहते एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली, लीड मिली और वहाँ तक पहुँचने में ये सफल हुए। रहे हमारे साथ। इस बीच एक बड़ी खबर हम दर्शकों तक पहुंचाते हैं। दिल्ली ब्लास्ट पर पहली बार अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का बयान सामने आया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम दर्शकों तक पहुंचाते हैं। मार्को रूबियो ने दिल्ली ब्लास्ट को एक आतंकी हमला करार दिया है। इसके साथ ही मार्को रूबियो ने भारतीय जांच एजेंसियों की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि काफी पेशेवर तरीके से ये जांच चल रही है। दिल्ली ब्लास्ट पर अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने यह पहला बयान दिया। दिल्ली ब्लास्ट को एक आतंकी हमला करार दिया। रूबियो ने भारतीय जांच एजेंसियों की जांच की तारीफ की, कहा कि काफी पेशेवर तरीके से ये जांच चल रही है। Yeah, we're aware of the potential that holds, but I think the Indians need to be commended. They've been very measured and cautious and very professional in how they're carrying out this investigation. That investigation continues. It clearly was a terrorist attack, and it was a car loaded with highly explosive materials that detonated and killed a lot of people. तो आप देख रहे हैं जिस तरीके से जांच एजेंसियां तलाश कर रही है और इस वक्त एनआईए के जिम्मे तो दिल्ली में हुए ब्लास्ट की जांच है ही, इसके अलावा यूपीएटीएस भी उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों में इस वक्त अपनी जांच को तेज किए हुए है। सहारनपुर, शामली, मेरठ, इसके अलावा उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में संदिग्धों पर इस वक्त जांच एजेंसी की पैनी नजर है। यूपीएटीएस कई ठिकानों पर लगातार छापेमारी कर रही है। हमारे सहयोगी विशाल प्रताप सिंह इस वक्त लखनऊ से लाइव जुड़े हुए हैं। विशाल, आप जानकारी दें, यूपीएटीएस के शक के दायरे में कौन कौन से शहर हैं और कौन सी यूनिवर्सिटी है? मीनाक्षी, देखिए यूपीएटीएस की जो छापेमारी है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। हालांकि अगर मध्य उत्तर प्रदेश की बात करें तो लखनऊ, कानपुर और आसपास के जो इलाके हैं यहाँ पे भी छापेमारी जारी है, लेकिन मुख्यतः जो छापेमारी चल रही है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। उसके पीछे कारण यह है कि जो डॉक्टर आदिल की गिरफ्तारी है वो सहारनपुर से हुई है और सहारनपुर के अलावा अगर बात कर लिया जाए तो सटा हुआ डिस्ट्रिक्ट है शामली। इसके अलावा मेरठ और मेरठ के आसपास के जो जनपद हैं वहाँ पर भी यूपीएटीएस इस समय ज़बरदस्त तरीके से छापेमारी कर रही है। 1 दर्जन लोगों से पूछताछ की जा रही है और ये कोशिश की जा रही है कि डॉक्टर आदिल समेत
डॉक्टर शाहीन और तमाम इसके जो एसोसिएट्स हैं उन तक पहुंचा जा सके। और साथ ही में लखनऊ की जो इंटीग्रल यूनिवर्सिटी है उसमें भी इस समय जो छापेमारी का दौर है वो कभी भी शुरू हो सकता है। उसके पीछे का कारण ये है कि डॉक्टर परवेज बाकायदा वहां पर पढ़ाया करता था, डॉक्टर के तौर पे काम करता था, लेकिन इस धमाके से ठीक एक हफ्ते पहले उसने इंटीग्रल यूनिवर्सिटी से रिजाइन कर दिया है। तो एजेंसीज को ये शक है, इस बात का शक है कि जानबूझ करके पेशेवर तरीके से इंटीग्रल यूनिवर्सिटी से रिजाइन किया गया है ताकि वहां का कनेक्शन एस्टैब्लिश ना होने पाए। और जिस तरीके से अलफतह यूनिवर्सिटी फरीदाबाद की इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा केंद्रित हुई है, उसी तरीके से लखनऊ की जो इंटीग्रल यूनिवर्सिटी है उस पर जांच एजेंसी की पूरी तरीके से नजर है। और यह माना जाना चाहिए कि 102 दिन के अंदर या हो सकता है संभवतः आज ही वहां पर यूपी एटीएस की टीम पहुंच सकती है और इस पूरे मामले की जो तफ्तीश है उसको आगे बढ़ा सकती है, ताकि डॉक्टर परवेज उसके एसोसिएट्स के साथ किस तरीके का बर्ताव कर रहा था, किस तरीके से लोगों के साथ संपर्क में था और जिन फोन्स का वो इस्तेमाल कर रहा था, कीपैड फोन का, वो ये बताने के लिए काफी है कि काफी सुनियोजित तरीके से ये लोग पूरे इस ऑपरेशन को आगे बढ़ा रहे थे। लेकिन एसोसिएट्स कौन थे, लोग कौन थे, स्लीपर सेल का मॉड्यूल क्या था, उसको अनर्थ करने के लिए इस समय यूपी एटीएस की टीम पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य उत्तर प्रदेश में लगातार बिल्कुल विशाल, स्लीपर सेल का ये मॉड्यूल बहुत बड़ा हो सकता है क्योंकि शाहीन शाहिद जिसका कनेक्शन इंटीग्रल यूनिवर्सिटी से है, शाहीन शाहिद का कनेक्शन जो आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल से है, डॉक्टर उमर मोहम्मद से है, उसी से जुड़ी हुई एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। वो मुस्लिम समाज से आने वाली लड़कियों को आतंक के रास्ते पर डालना चाहती थी। इसके लिए जैश ए मोहम्मद से बाकायदा उसे फंडिंग हो रही थी। यहाँ मुस्लिम लड़कियों को आतंक की ट्रेनिंग देने के लिए प्लानिंग भी हो रही थी। पिछले 6 महीने से लगातार शाहीन शाहिद सेंटर बनाने की तैयारी में थी। शाहीन सहारनपुर और हापुड़ में ऐसी कोई जगह तलाश कर रही थी जो शहर से थोड़ा बाहरी इलाके में हो, जहां पर आम लोगों की एक्टिविटी कम हो, वहां पर मुस्लिम गरीब लड़कियों की पढ़ाई और गरीबों का इलाज करने के बहाने और इस फाउंडेशन की आड़ में वो टेरर ग्रुप तैयार करने की कोशिश में थी। शाहीन ने मौजूदा समय से चल रही कुछ संस्थाओं से इसके लिए बाकायदा संपर्क भी किया था। सेंटर में कुल 10 बड़े कमरे, एक तहखाना और एक बड़ा सा ट्रेनिंग हॉल बनाने की तैयारी थी। अब आप सोचें, प्लानिंग अगर इम्प्लीमेंट हो जाती तो क्या होता, लेकिन टेरर प्लानिंग इंप्लीमेंट होने से पहले ही ये आतंकी सलाखों के पीछे हैं और जांच एजेंसी लगातार इनसे पूछताछ कर रही है।